सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा जो है इसका हाई रीसेल वैल्यू। ठीक है, रॉयल एनफील्ड बेसिकली फेमस ही अपनी इन बुलेट स्टैंडर्ड की वजह से हुआ है। यही वो आइकॉनिक बाइक है, यही वो लेगेसी है जो आज तक रॉयल एनफील्ड को यहाँ तक लेके आ रही है। साथ में मतलब रॉयल एनफील्ड के अंदर सिर्फ एक बुलेट आती है, वो यही है। उसके अलावा जो भी है वो बुलेट नहीं होती, पहली बात आप ये जान लो। अदर मॉडल्स क्लासिक हैं, हंटर है, थंडरबर्ड था, मीटियोर है, ये सारे हैं। बुलेट सिर्फ रॉयल एनफील्ड में एक है जो कि ये है। ठीक है, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है उसका टॉपिक ये है कि ऐसे 10 फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस बुलेट बटालियन ब्लैक 350 के बेसिकली, जिसके थ्रू आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या ये बाइक आपको लेनी चाहिए, क्या क्या इसमें अपग्रेड्स आए हैं ओवर द ईयर्स जब से बुलेट मैन्युफैक्चर हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं हाई रीसेल वैल्यू का पॉइंट सबसे पहले क्यों बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 2016 में बुलेट स्टैंडर्ड 350 थी, जो कि मैंने 1,22,000 की परचेज़ की थी। और जब मैंने बाइक परचेज़ की है 17 अगस्त 2025 में, उससे कुछ दिन पहले ही मैंने अपने वो 2016 मॉडल वाली स्टैंडर्ड सेल की थी। तो मैंने परचेज़ की थी वो 2016 में 1,22,000 की, और मैंने सेल किया 2025 में 1,15,000 की। तो आप ये देख लो कि कितना हाई रीसेल वैल्यू वो मुझे दे के गई है। और साउथ में इसका काफ़ी ट्रेंड है, मॉडिफिकेशंस हैं। और देन पंजाब में भी काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं, तो मॉडिफिकेशंस के लिए, लुक्स के लिए लोग इसको डेफिनेटली परचेस करते हैं। तो वही एक इसका फैक्टर है कि वही चीज़ इसको हाई रीसेल वैल्यू वाला एक व्हीकल बनाती है, जो कि आपको एक अच्छा पॉइंट देके जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यही हो गया कि इसकी हाई रीसेल वैल्यू है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको ऐड ऑन करता हूँ। दूसरा पॉइंट, ये जो बाइक्स हैं, मतलब जब से बाइक्स अब ये फ्यूल इंजेक्टर में आनी स्टार्ट हुई हैं, मैंने बाइक्स तब से चलाई हैं जब कार्बोरेटर इंजन से ये बुलेट्स आती थी। ठीक है, तो ये फ्यूल इंजेक्टर वाली बाइक मेरे लिए तो पहली बाइक है। तो मैं उस वे में आपको एक कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। जब मेरे पास मेरी बुलेट थी तो वो कार्बोरेटर इंजन थी, ये फर्स्ट फ्यूल इंजेक्टर वाली बाइक है मेरी लाइफ में। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को इसलिए यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और ओपिनियन है। उसमें क्या होता था, क्योंकि वो कार्बोरेटर इंजन थी तो वो सुबह स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स लेती थी। प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि उसको टाइम लगता था स्टार्ट होने में। ठीक है, कम से कम 4 से 5 किक कहीं नहीं गई, बट देन फिर मुझे उसको वेट करना पड़ता है, जो कि सेम कहानी है हर कार्बोरेटर इंजन वाली बाइक की, कि सुबह स्टार्टिंग में हर बाइक को एटलीस्ट 5 से 7 मिनट तो चाहिए ही चाहिए सुबह स्टार्टअप होने में। ठीक है, बट देन जब से फ्यूल इंजेक्टर आया है तब से ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई है। ये पॉइंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि कोई बंदा अगर अगर कार्बोरेटर इंजन स्विच करने के बाद पहली उनकी फ्यूल इंजेक्टर बाइक्स ले रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको सुबह स्टार्टिंग की तो प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट अगर मैं बोलना चाहूँ, वह है इसकी रोड प्रेजेंस। 1980 के मॉडल की मैंने बाइक चलानी स्टार्ट करी थी जब बुलेट उल्टे गियर में आती थी, मतलब कि उसकी रियर फुट ब्रेक लेफ्ट साइड में होती थी और जो हमारा गियर होता था वो राइट साइड में होता था। तो मैंने तब के मॉडल्स की भी बुलेट चलाई हुई हैं। देन उसके बाद मेरी पर्सनल कार्बोरेटर इंजन आ गई थी। तो आप समझ के देख लो कि जो ओवर द ईयर्स, मतलब जो 40-50 साल से, इवन लगभग 80 साल से जो लेगेसी है बुलेट की, वो यही कंटिन्यू करके लेके आई है, जिस वजह से इसकी रोड प्रेजेंस आज भी लोगों को एकदम छू जाती है, उनके दिलों को भा जाती है। आप रोड पे निकल के देखो, हर कोई इसको डेफिनेटली वन टाइम तो पलट के देखता ही देखता है। बेशक ये कॉमन होगी है, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में इसको लोग डेफिनेटली रुक के मुड़ के देखते हैं, स्पेशली अगर इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो रखी हो तो। तो ये मैं एक पॉइंट बोलना चाहता था। फोर्थ पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, जो कि है हमारा माइलेज। अब आप देखो कि जो मेरी इवन कार्बोरेटर इंजन बाइक थी उस टाइम पे, मैं उससे भी 40 का माइलेज आराम से इजीली निकाल लेता था, और आज ये फ्यूल इंजेक्टर के बाद भी लगभग 40 प्लस माइलेज ही निकाल के दे देती है। मैं सिटी में बात कर रहा हूँ। अब सिटी में मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की बात नहीं कर रहा हूँ। सिटी से मेरा मतलब हो गया कि आपके पास आसपास ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, रोड खुली खुली है, तो आपको एक लगभग 38 से 40 का एवरेज सिटी में निकाल के दे देगी। प्लस आपकी राइडिंग हैबिट्स पर डिपेंड करता है। मैं बाइक बहुत टाइम से चला रहा हूँ, तो मुझे प्रॉपर क्लच यूजेज आता है, मुझे प्रॉपर ब्रेक यूजेज आता है, एक्सेलरेशन मुझे आती है, तो मुझे लगभग बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैं तो अच्छी एवरेज निकाल लेता हूँ इससे। 38 से 40 की एवरेज मैं आज भी इससे आराम से निकाल ले रहा हूँ सिटी में। अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की बात करें, जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो आप लगा लो कि आप इससे 30 प्लस एवरेज निकाल लोगे, 30 से 35 के बीच में, बहुत प्यार से। ठीक है, अगेन आपकी राइडिंग हैबिट्स पे, आपके राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप अपनी बाइक किस तरीके से चलाते हो। और ये सिर्फ इसका नहीं है, आपकी अगर गुड राइडिंग हैबिट्स है, अगर आपके पास गुड राइडिंग स्टाइल है आपका मतलब, तो कोई भी बाइक आपके पास हो, जो माइलेज कंपनी क्लेम करती है, आप उससे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो ये था एक पॉइंट हमारा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा,
ये एक इकलौती बाइक मुझे ऐसी लगती है, मेरी ओपिनियन में, हो सकता है लोगों के और भी ओपिनियंस हो, मेरी ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता है कि इस बाइक में अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कराओगे तब भी ये बाइक बहुत बढ़िया लुक देती है, बहुत बढ़िया रोड प्रेजेंस देती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये एक पॉइंट मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। जैसे आप मेरी बाइक में देख सकते हैं, मैंने सिर्फ कंपनी फिटेड इसमें लेग गार्ड, क्रैश गार्ड लगवा रखा है, आई मीन सम गार्ड मैंने लगवा रखा है, और फुट पैक्स मैंने चेंज करा रखे हैं। मैंने कोई अलॉय चेंज नहीं कराया है। मैंने इसके अलावा कोई इसके अंदर आफ्टर मार्केट कोई और अपग्रेड्स नहीं करे हैं अभी तक, इवन कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, स्टॉक कंडीशन में ये बाइक है। तो देख लो आप, सिर्फ मैंने इसके शीशे निकाल रखे हैं, जो हमारे मिरर्स होते हैं मैंने वो निकाल रखे हैं, और जो ये हमारा हैंडल बार है मैंने इसको काफ़ी नीचे करवा रखा है। सिर्फ ये है, इसके अलावा इस बाइक में और कुछ नहीं हो रखा है। तब भी मुझे इसकी बिना मॉडिफिकेशन के मुझे ये बाइक बहुत अच्छी लगती है। तो ये एक पॉइंट मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर कोई इसको प्लान कर रहा है लेने के लिए, और अगर वो स्टॉक कंडीशन में बाइक को रखने में बिलीव करते हैं, तो ये बाइक के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हैं। ये बिना मॉडिफिकेशन के भी आपको बहुत प्यारा लुक और बहुत प्यारा एक ऑरा क्रिएट करके दे सकती है। सिक्स्थ पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जो है इसकी ब्रेकिंग। ओवर द टाइम मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मैंने बुलेट बहुत पहले से चलाई हुई है, उस टाइम से, मतलब 1980s मॉडल मैंने भी चलाए हुए हैं। तो आप ये समझ लो कि उस टाइम से मैं आज तक की अगर बात करूँ तो इसमें ब्रेकिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस टाइम पे ब्रेकिंग इतनी अच्छी नहीं होती थी, कहीं ना कहीं आपको आपकी स्किल्स के थ्रू उसमें ब्रेक लगानी पड़ती थी। स्पेशली अगर आपकी ब्रेकिंग उसमें ऑलरेडी, ब्रेक शू अगर थोड़े घिस गए हैं, आपके ब्रेक पैड्स थोड़े ख़राब हो गए हैं मान के चलो, और अंटिल जब तक आप उसको चेंज नहीं करवा रहे तब तक कहीं ना कहीं उसमें ब्रेकिंग इतनी अच्छी नहीं होती थी। हाई स्पीड पे ब्रेकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी बुलेट की, मैं आपको ये पहले बता दूँ। देखो, वो लोग मुझे रिलेट कर पा रहे होंगे जिन्होंने बुलेट को काफ़ी पुराने टाइम से चलाया हुआ है। उस टाइम पे ब्रेक्स अच्छी नहीं होती थी, लेकिन आज के टाइम में अगर आप सिंगल चैनल एबीएस सेटअप में भी सिर्फ इस बटालियन को परचेस कर लेते हो, ये भी मोर देन इनफ है। काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग आपको प्रोवाइड कर देती है। और इसके ऊपर मैंने एक रिव्यू वीडियो ऑलरेडी बना रखी है मेरे चैनल पे, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देखना, कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा। तो ये था मेरा एक ब्रेकिंग का पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा, देखो ये पॉइंट इस तरीके से आज तक कभी प्रेजेंट नहीं करा गया है, मे भी शायद लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। जो ये बाइक है, इसको हर एज ग्रुप का पर्सन आराम से चला सकता है, चाहे वो आपके पापा हो, चाहे आपके भाई हो, चाहे आपका कोई भी हो रिलेटिव, ठीक है। इवन आपके दादाजी भी चला लेंगे अगर उनको पसंद है तो। लेकिन कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स बाइक में, या आजकल की जो लेटेस्ट रेट्रो बाइक्स टाइप्स आती है, मतलब जो आजकल की स्पोर्ट्स बाइक टाइप आती हैं, उनको में भी शायद हमारी जो एल्डर जनरेशन है वो शायद प्रेफर ना करे चलाना। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि इस बाइक को मेरे पापा भी चला लेते हैं, मैं भी चला लेता हूँ। तो मैं एक इस पॉइंट को ज़रूर बोलना चाहता था। देखो, लेते वक्त हम बाइक में ना, जब आप बाइक ले रहे होते हो तो उस वक्त आप ये सोचते हो कि इसको मैं अच्छे से चला पाऊँ या नहीं। मैं ये कहता हूँ, जब बाइक आप परचेस करो तो ये सोच के करो कि इसको मेरी फैमिली में कौन कौन चला पाएगा। तो इस बाइक के अंदर ये एक प्लस साइड है इसकी, कि डजेंट मैटर ये मेरे फादर राइड करें या मैं राइड करूं, दोनों इसको बहुत प्यार से चला लेते हैं। कहीं ना कहीं मेरे फादर को हेजिटेशन नहीं होती है। लेकिन अगर किसी पे स्पोर्ट्स बाइक है, कहीं ना कहीं उनके फादर में भी हेजिटेट करेंगे, मे बी एल्डर जनरेशन कहीं ना कहीं हेजिटेशन में आएगी। नो ऑफेंस टू स्पोर्ट्स बाइक राइडर्स, बट कहीं ना कहीं ये पॉइंट है, तो जो मुझे लगा मैंने बोला। एट्थ पॉइंट में अगर बात करूँ इसकी रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी की, देखो रिलायबल के लिए तो मैं आपको बताऊं, पूरी बाइक लोहे की है, पूरी बाइक मेटल अच्छे लोहे की है। अगर आपका इसमें कोई क्रैश भी होता है, कुछ भी होता है, नो डाउट, अगर आपके बाइक में अच्छी एक्सेसरीज इंस्टॉल्ड है, जैसे मेरे में क्रैश गार्ड है कंपनी फिटेड है, सम्प गार्ड है कंपनी फिटेड, तो ये दो चीज़ें तो मैंने डेफिनेटली लगवाई हैं। इनसे अगर आपकी जेन्युइन कंपनी एक्सेसरीज अगर आप लगवाते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। कहीं ना कहीं आपको क्रैश से ये चीज़ें बचाती हैं, कहीं ना कहीं आपके बाइक के ओवरऑल पार्ट्स में भी कहीं ना कहीं ये सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा था बेसिकली कि ये बहुत रिलायबल इसलिए भी है क्योंकि एक तो बहुत टाइम से बुलेट मार्केट में है। नो मैट इट डजेंट मैटर कि लोगों ने इसके काफ़ी नेगेटिव्स भी बनाए हैं। कभी लोग बोलते हैं इसमें टिक टिक की साउंड आती है, इसमें इंजन प्रॉब्लम आती है, ये आती है, वो आती है। देखो, नेगेटिव्स अगर आप ढूंढने बैठोगे तो हर चीज़ में है, और अगर आप हर वक्त नेगेटिविटी सोचोगे तो आप व्हीकल डिसाइड कर ही नहीं पाओगे। हर बाइक के अपने नेगेटिव्स भी हैं, पॉजिटिव्स भी हैं, तो उन फैक्टर्स को आप साइड में रख के अगर इस चीज़ पे ध्यान दो कि ये एक लेगेसी है, ये लगभग लगभग 40 साल से भी ज़्यादा से ये मॉडल मार्केट में आता है और इस पे काफ़ी R&D होके इसको बनाया जाता है, तो आप डेफिनेटली इसके रिलायबिलिटी पे तो कोई शक नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा जो है इसकी पेंट क्वालिटी। इसके अंदर जो पेंट आता है वो ग्लिटर पेंट आता है, मतलब इसके अंदर आपको छोटी छोटी स्पार्कल ग्लिटर्स भी दिख जाएंगी, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो मैं पेंट क्वालिटी का डेफिनेटली पॉइंट इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा।
नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो कि हमारा 10th पॉइंट रहने वाला है, मैं वो बोलना चाहूँगा, वो है हमारी मेंटेनेंस। देखो गाइज़, इस बाइक का 350 सीसी इंजन होने के बाद भी ये ज़्यादा आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं लेके आती है, इवन आपकी रनिंग कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है इसकी। मैं मानता हूँ कि इस काफ़ी लोगों ने इन पे वीडियोस बनाई हुई हैं कि उनके इतने पैसे लग जाते हैं, उतने पैसे लग जाते हैं। तो देखो, मेरा ये मानना है, अगर आपका राइडिंग स्टाइल, अगर आपकी राइडिंग हैबिट्स और आपकी स्किल्स अगर अच्छी हैं, तो आपकी बाइक्स में पहली बात तो इंजन प्रॉब्लम्स और ये सब बहुत लेट आएंगी, ठीक है। आएंगी क्योंकि व्हीकल है, सीधी बात है, वियर टियर तो सब जगह होता है, आएंगी प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर आपका राइडिंग स्टाइल, राइडिंग हैबिट्स या स्किल्स आपकी अच्छी नहीं है, तो आपको बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी। और जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स जल्दी स्टार्ट लगनी हुई, ऑटोमेटिकली आपका पैसा ज़्यादा खर्च होने लग जाएगा। अदरवाइज़ वरना मैं अगर आपको बताऊँ, तो मेरी बाइक की कोई ज़्यादा खास रनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। अगर मैं टोटल प्राइस की बात करूं कि अगर मैं इसमें नॉर्मल इंजन ऑयल चेंज करवाऊं और ये सब, तो सिंपल 1100-1200 के अंदर ये टोटल निपट जाती है, अनलेस कोई प्रॉब्लम अगर आए तो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कोई ज़्यादा नहीं है। जो लोग ये बात पे क्लेम करते हैं, मैं ये बोलूँगा कहीं ना कहीं वो ओनर फॉल्ट होता है बजाय कि व्हीकल फॉल्ट के। अगेन, ये भी कई लोगों को मे बी ऑफेंड कर सकता है, बट जो मुझे लगा मैंने वो बोला। तो यही सारे पॉइंट्स मैं बताना चाहता था इस वीडियो में। होप करता हूँ ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे। ये वीडियो शेयर करना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो नई बुलेट खरीदने वाले हैं, जो कंफ्यूज्ड हैं। ये वीडियो उनके साथ आप शेयर करना, कहीं ना कहीं उनको हेल्प करेगी। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना जो भी आपका फीडबैक रहे। और कोई डाउट्स आते हैं तो मुझे कमेंट करना, मैं उस पर डेफिनेटली आंसर करने की कोशिश करूँगा। बाकी आपका टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल पे और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पड़ी हुई हैं, काफ़ी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। बाइक पर डिस्काउंट कैसे लेना है, उस पर 17,000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं, अच्छे खासे लाइक्स हैं, 300-400 प्लस लाइक्स भी हैं उसके अंदर। और मैंने ब्रेक रिव्यू पे भी बनाई है, बहुत सारी मैंने से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाई है। तो मेरे चैनल पे विजिट करना, देखना। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके टाइम के लिए अगेन थैंक यू सो मच। बाय बाय।